हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के इस महामैराथन क्लास में सामान्य विज्ञान के पार्ट 1 में भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर एक कमेंट आ रहा था कि मैं हर वीडियो में महामैराथन क्लास क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जब तक पेट एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सिर्फ आपको पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसीलिए हर वीडियो में मैं महामैराथन क्लास लिखता हूँ। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसके बाद भी एक कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? उत्तर क्या होगा? एम्पियर। विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सभी जो प्रश्न हैं अति लघुत्तरीय प्रारूप में होंगे। इनको अगर मैं बहुविकल्पीय प्रारूप में इन सभी प्रश्नों को बनाता तो बहुत लंबा वीडियो बनता, यानी करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो बनता और आपका काफ़ी समय जाता है। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। कभी कभी ज्योति तीव्रता और ज्योति फ्लक्स में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए मैंने एक साथ में दोनों प्रश्नों को लिखा है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। और न्यूटन से पूर्व ही किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? उत्तर क्या होगा? ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त। आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उत्तर क्या होगा? जड़त्व। उस गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, न्यूटन के गति विषयक नियम किस पुस्तक में है? उत्तर क्या होगा? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो पुस्तक है ये न्यूटन की बुक है, इसमें न्यूटन की पुस्तक है ये। इस पुस्तक में न्यूटन के गति विषयक नियम दिए गए हैं। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, न्यूटन के जो गति विषयक नियम हैं उनके नाम क्या हैं? तो संवेग का नियम जो नियम है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम आप याद रखेंगे। नियम जो हैं, पहला नियम क्या है? संवेग का नियम। पहला नियम है जड़त्व का, दूसरा है संवेग का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों नियम आप याद रखेंगे न्यूटन के। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है? कोशिकीय अभिक्रिया की परिघटना शामिल है। आगे देखते हैं, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिकतम जो होता है ध्रुवों पर शरीर का वजन ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? शक्ति संरक्षण के लिए पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर क्या होगा? न्यूटन ने, अभी मैंने बताया। और आर्किमिडीज, यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज वैज्ञानिक किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। और सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? अभी मैंने बताया तीसरा नियम है। पहला नियम जड़त्व का, दूसरा संवेग और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और ये यही प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, कौन से नियम के अनुसार द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नाश किया जा सकता है। उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही प्रश्न पूछा गया है, कौन से नियम के अनुसार द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। आगे देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक जाता है, क्यों? क्योंकि जिससे गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और जिससे वह गिरने से बच जाए, यानी जब गुरुत्व केंद्र जो आधार के अंदर बनेगा तो उसे गिरने से बचाएगा। आगे देखते हैं, किस क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे देखते हैं, लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? तो यहाँ पर कैपिलरी क्रिया द्वारा। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा,
आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर। आगे देखते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उस वस्तु का भार जो होता है घट जाता है। आगे देखेंगे, एक हाउस पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, लोहे की कील पारे में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो लोहे जो होता है, क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है पानी से के घनत्व से अधिक है और पारे के घनत्व से कम है। आगे देखेंगे, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वर्षा की बूंद गोल होती है, क्यों? वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल आकार की होती है, क्यों? तो यहाँ पर उत्तर होगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। आगे देखेंगे, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी तिरछी प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। उत्तर क्या होगा? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? उत्तर होगा, जब प्रकाश सिरे से कांच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा। आगे देखेंगे, एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत नहीं मिल पाते, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, क्योंकि जो वायु होती है ये संकेत को अपनी ओर खींच लेती है, शोषित कर लेती है, इसीलिए एक निश्चित दूरी के बाद दूरदर्शन के संकेत नहीं मिल पाते हैं। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? उत्तर होगा, अवतल लेंस की भांति। आगे देखेंगे, एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। आगे देखेंगे, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? यानी नेत्रदान में जो दाता होता है उसकी आंख से कौन सा हिस्सा लिया जाता है, ये आप समझिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा कार्निया। क्या होगा? कार्निया हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, ये 3 रंग हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। और ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? कौन कौन से कितने रंग होते हैं? 7। आगे देखेंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। आगे देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव आँख पर। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं तारे। आगे देखेंगे, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत बार पूछा गया है, गैलीलियो ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लगता है आप सभी को याद भी होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को आपने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पढ़ा है, क्योंकि इन प्रश्नों का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 10वीं और 12वीं कक्षा का रखा गया है स्तर जो है परीक्षा का। तो इन सभी प्रश्नों को सिर्फ आपको रिवीजन करना है और इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास करता हूँ। तो आगे देखेंगे, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। और लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन। आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण हमारा जो प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। और ये प्रश्न हाई स्कूल में था और लगभग जो आपकी पेट एग्जाम का सिलेबस है ये 10वीं स्तर का बताया गया है। 10वीं स्तर, जब आप सिलेबस चेक करेंगे उसमें आप चेक कर सकते हैं। और सभी प्रश्न बहुत ही आसान है, निश्चित तौर पर आप आराम से बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। बस आपको 1 या 2 बार इस क्लास को देख लें, या बाकी क्लासेज मैं अपलोड कर ही रहा हूँ लगातार। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और प्रैक्टिस से बहुत जल्द आपको दे दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, डायनमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनमो का कार्य होता है। बिजली के तंतु, जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो तंतु लगा होता है किस
किस तत्व का बना होता है? उत्तर क्या होगा? टंगस्टन। नियान और आर्गन जैसी अक्रिय गैसें जो बल्ब में भरी जाती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? उत्तर क्या होगा? चांदी। और फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। आगे देखते हैं अगला महत्वपूर्ण हमारा जो प्रश्न होगा, ये होगा बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? इससे जो तंतु लगा होता है, तत्व होता है टंगस्टन का जो तंतु होता है, ये उपचयन ना होने पाए, उपचयन से रोकने के लिए बिजली का बल्ब होता है उससे पूरी हवा निकाल दी जाती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। अभी मैंने आपको बताया। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310। और किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन। आगे देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और ठोस कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। आगे देखेंगे तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। यहाँ पर होगा ओस नहीं बनती है, तो उसका कारण क्या होगा? ओस नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है तेज होती है। आगे देखेंगे ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। और किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण जो चंद्रमा का धरातल है वहाँ पर खड़े दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते, और बात करेंगे तो उनको आपस में सुनाई नहीं देगा। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की। और आगे देखेंगे न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। आगे देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हमारा, कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। और कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। और एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? अस्थि को। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी देखेंगे, वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? खदानों में, वेधन में। कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु में। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटीना और तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है विश्व की पहली अंतरिक्ष महिला हैं। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे भौतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य विज्ञान के पार्ट 1 में। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड किया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा, जहाँ पर आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपने कितनी पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर आसानी से पता कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट देखना ना भूलें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।